Hello students, welcome to another video of CBSE Fresh. So today I am going to explain chapter number 5th of class 12, which is continuity and differentiability. So without wasting any time, let's begin. तो सबसे पहले हम लोग इसके टॉपिक से शुरू करते हैं। टॉपिक हम लोग का क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके काम आने वाला है कि इसमें डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में और लिमिट्स में, है ना, हर चीज़ में कंटिन्यूटी काम आने वाला है आपका। और इससे क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, वो बात तो अलग ही है बोर्ड्स में। और तो इसलिए इसको हम लोग चलो पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या है। कंटिन्यूटी, तो अगर मैं सिंपल और साफ शब्दों में बताऊं तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है, अगर आप मेरी भाषा में देखें इसको, तो बेसिकली ये ग्राफ के ऊपर होता है ना। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में जो आपका ग्राफ है वो कंटिन्यूस है कि नहीं, यानी कि उसको बनाने के लिए आपका पेन उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। अगर आपका पेन उठ गया, जैसे अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो मैंने ये ग्राफ बनाया बिना पेन उठाए, और अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं तो इसके लिए मुझे पेन अपना उठाना ही पड़ेगा, है ना। तो इस पॉइंट पे ये चीज़ क्या है, ये ग्राफ, ये जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट पे ये ग्राफ है डिसकंटिन्यूअस, है ना। तो ये हो गई कंटिन्यूटी की बात। सो बेसिकली कंटिन्यूटी हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखते हैं कि उसके जस्ट लेफ़्ट साइड और जस्ट राइट साइड और उस पॉइंट पे उस चीज़ की वैल्यू क्या है, इस चीज़ से हम लोग इसको डील करते हैं। सो अगर देखा जाए कंटिन्यूटी कोई चीज़ कब होती है, तो जब उसके लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होती है, RHL के, और ये भी किसके बराबर होती है, उस पॉइंट पे जो फंक्शनल वैल्यू है, फंक्शनल वैल्यू है, उसके मतलब जो फंक्शनल वैल्यू है उसके बराबर होगा, तभी आपका जो है वो कंटिन्यूस होगा। सो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले। जैसे कि आपका ये दिया होगा f(x) इज इक्वल्स टू 1 इफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू 0 एंड 2 इफ x इज ग्रेटर देन 0। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर ग्राफ आता है तो आप कंटिन्यूटी के हर क्वेश्चन को करने के लिए, मतलब आपसे हो जाएगा हर क्वेश्चन अगर आप ग्राफ आता है आपको, क्योंकि ग्राफ से 90% केसेस सॉल्व हो जाते हैं। सो अगर इस आपका इक्वेशन जो है, इसको अगर हम लोग देखें तो इसको अगर ग्राफिकली देखें तो ये कैसे बनता है। इसने बोला है अगर x से छोटा है, यानी ये आपका x 0 है, अगर x 0 से छोटा है तो ये 1 होगा, यहाँ ये 1 और ये 2, ठीक है, 1 और 2। तो x से अगर छोटा है या उसके बराबर, मतलब x अगर 0 से छोटा है या उसके बराबर है, तो जो f(x) की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। और अगर उससे बड़ा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। अब आप इसमें गौर करें तो मैंने एक डार्क डॉट बनाया और ऊपर एक लाइट डॉट, मतलब उसमें एक गोला करके और फिर बनाया। ऐसा क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली 0 पे जो वैल्यू है इस फंक्शन की वो आपकी 1 आएगी, और मतलब जो 0 से जस्ट बाद में है उसकी वैल्यू 2 आने वाली है। तो इसलिए एग्जैक्टली 0 पे तो ये 1 होगा, लेकिन जैसे ही बगल में हम लोग जाएंगे तो वो 2 हो जाएगा। तो इस चीज़ को डिनोट करने के लिए हम लोग डार्क डॉट और लाइट डॉट का यूज़ करते हैं। जो डार्क डॉट होता है उसका मतलब वो पॉइंट इंक्लूडेड है, या हम लोग उसकी वैल्यू लेने वाले हैं, और जो लाइट डॉट है उसका मतलब है वो पॉइंट एक्सक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर हम लोग ऊपर का ही देखें तो इसमें इक्वल्स टू लगा है, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे डार्क डॉट का यूज़ किया 1 पे।
और अगर इधर पे मतलब लेस देन 0 होता, सिर्फ इक्वल्स टू नहीं लगा होता, तो आपका ये नहीं लगता, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगर देखें इसको, तो ये आपका डिसकंटिन्यूस फंक्शन आपको दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को पेन उठाना ही पड़ेगा इसको बनाने के लिए, है ना। यहाँ तक तो आपने कंटिन्यूस बना लिया। उसके बाद अगर आप 0 पे देखें तो LHL और RHL की वैल्यू इक्वल नहीं आने वाली है आपकी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो हम लोग और कुछ ग्राफ्स बना के देख लेते हैं एक बार। तो अगर आपके सामने मैं लिखूं f(x) इज इक्वल्स टू 1 2 इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड इफ x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका ग्राफ बना के देखते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा आपका ग्राफ बनने वाला है, ठीक है। तो इसको ये हम लोगों ने बनाया। सबसे पहले ये 1 और 2 के अराउंड घूम रहा है बात, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 2, ठीक है। 2 पे हम लोगों ने एक बड़ा सा डार्क जो है डॉट बना लिया है। उसके बाद इसने बोला है कि अगर x इज़ लेस देन x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 यानी कि इसका मतलब क्या है कि अदर देन 0 जो भी होगा उसकी बात हो रही है। तो इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है? 1। तो यानी कि इसके जस्ट आप अगर राइट जाएं तो इसकी वैल्यू 1 होने वाली है, और इसके जस्ट लेफ्ट जाएं तो भी इसकी वैल्यू 1 होने वाली है। बस 0 पे क्या होगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये भी एक तरह से आप देख सकते हैं कि पेन हम लोग को उठाना पड़ गया, तो ये डिसकंटिन्यूस ही फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग के पास आता है, तो सबसे पहले इसमें अगर आप आएँ तो डेफिनेशन 1 आती है। तो डेफिनेशन 1 क्या कहती है कि सपोज f इज़ अ रियल फंक्शन on a subset of real numbers and let C be a point in the domain of f, then f is continuous at C if। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका f है वो एक रियल फंक्शन है और रियल नंबर के सबसेट में आता है, ठीक है। और आप C एक पॉइंट मान सकते हैं जो कि f के डोमेन में आता है। तो f कंटिन्यूस कब होगा? जब C, और कंडीशन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू C f of x इज इक्वल्स टू FC, ठीक है। इसको मैं फिर से अगले पेज पे लिख देता हूँ। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन 1, डेफिनेशन 1, तो ये आपका दिया हुआ है। सपोज f इज रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट of subset of the real numbers and can C be a point in the domain of f, then f is continuous at C if। तो बेसिकली क्या कह रहा है? सपोज f इज रियल फंक्शन, f एक रियल फंक्शन है ऑन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर के सबसेट में आता है, और C एक पॉइंट है इसके डोमेन में, है ना। तो f कंटिन्यूस C पे कब होगा? जब लिमिट x टेंड्स टू C ऑफ f(x) क्या होगा? f ऑफ C के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका यूज़ हम लोग आगे देखते हैं, मतलब इसका यूज़ होगा भी, कुछ एग्जांपल्स हम लोग करके देखते हैं कि क्या ये बोल रहा है। तो
एक काम करते हैं हम लोग, सीधे एग्जाम्पल पे ही चलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1 ये दिया हुआ है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एंड एट x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात, आपको इसमें ज़्यादा मतलब सोचना वोचना नहीं है, ये तो आप लोगों को भी एग्जाम्पल में दिख ही रहा होगा। तो इसमें आपको क्या करना रहता है, सीधा हम लोग उस डेफिनेशन का यूज़ करते हैं इसमें, x टेंड्स टू 1 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इसमें हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले लिमिट लिखी, उसके बाद एफ एक्स लिखा, उसके बाद दोनों की वैल्यू रखी, एफ एक्स की वैल्यू रखी, उसके बाद जो हम लोग की लिमिट है उसको पुट किया इसमें। अब इसमें डायरेक्ट पुट हो जाएगा क्योंकि हम लोगों का कोई मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख सकते हैं और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इधर पे क्या लिख सकते हैं, और आप इसमें अगर F1 भी कैलकुलेट करें, सीधा सीधा F1, इफ़ यू कैलकुलेट F1 सो 2 इंटू 1 प्लस 3 विच इज़ 5, तो F1 की वैल्यू कितने के बराबर आ रही है, लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू F1। तो इसलिए ये क्या हो गया, आपका कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। अब इसके बाद अगर आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, तो एग्जामिन वेदर द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0। तो आपका क्या बोला हुआ है, तो एग्जाम्पल 2 क्या है, एग्जाम्पल ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और आपका जो x इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, पूरा प्रोसेस एज इट इज़ आपको करना है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर विच इज़ 0। अब आप लोगों को क्या करना है, f ऑफ 0 कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर, तो ये भी 0। तो आप लोग क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। तो इसके बाद आप लोग लिख सकते हो कि सो इट इज़ कंटिन्यूस, ठीक है, या फिर लिख सकते हो एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हम लोग का आता है एग्जाम्पल नंबर 3, और इसकी हम लोग को कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पता करनी है। तो ये थोड़ा अच्छा मतलब इन दोनों के लेवल से थोड़ा ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर तो अपने पास एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स आपका दिया हुआ है मॉड एक्स, ओके, और आपका एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 0। सो आपको अगर मॉड एक्स का ग्राफ नहीं आता हो तो मैं आपको पहले ही ग्राफ बता देता हूँ। मॉड एक्स का ग्राफ ये होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इसमें आपको कहीं डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, चेक करिए, गेस नॉट, है ना। सो सबसे पहले हम लोग अगर एफ एक्स की बात करते हैं, तो एफ एक्स को आप देख सकते हैं कि ये अपना नेचर काफ़ी भयंकर तरीके से चेंज करता है, खासकर 0 के आसपास। तो हम लोग उसी को इसमें दिखाते हैं कि इसका नेचर कब चेंज होता है और कब चेंज नहीं होता है, ठीक है। सो लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, कब इसका नेचर माइनस एक्स कब होता है, जब x जो होता है आपका लेस देन 0 होता है। देखिए ना, ये x है, लेस देन 0 पे क्या हो रहा है,
ये माइनस एक्स का ग्राफ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अच्छा, अगर एक्स हुआ तब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना, तब यहाँ से ये कंटिन्यूस हो गए, ये आपका एक्स का एक ग्राफ बना देगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो इक्वल टू लगा ये ऊपर भी लग सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से कंटिन्यूस है तो कहीं भी लग सकता है, ठीक है। इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है कि नीचे होगा कि ऊपर, पर मैक्सिमम टाइम हम लोग पॉजिटिव वाले के साइड रहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप F0 कैलकुलेट करें तो वो 0 होगा। क्यों? F0 डालिए ना इसमें, ये 0 के बराबर, तो x में अगर 0 डालेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं कि F0 से जस्ट इधर, जस्ट लेफ्ट साइड का, ठीक है। LHL क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस मीन्स क्या होता है, 0 के जस्ट लेफ्ट साइड में, मतलब जो आपका F0 है ना, उस x बराबर 0 के जस्ट लेफ्ट में उसकी वैल्यू क्या होगी वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। सो जब x के जस्ट बगल में होगी तो यानी x से थोड़ा कम हो जाएगा, आपको ये बात पता चल रही। तो x से थोड़ा कम पे क्या होगा, आपका x लेस देन 0, तो इसमें आप क्या वैल्यू डालोगे, माइनस एक्स। अब इसमें 0 अगर आप डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -0, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं RHL। तो RHL मतलब क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, 0 प्लस, मतलब जो 0 है ना उसके जस्ट थोड़ा सा राइट में जो वैल्यू है उसको हम लोग देखेंगे, x बराबर 0 के जस्ट थोड़ा सा राइट। तो जस्ट थोड़ा सा राइट यानी थोड़ा सा बड़ा होगा 0 से, तो आपका ये हो जाएगा x। तो अब इसके बाद 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 आने वाला है, ठीक है। तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो LHL है वो RHL के बराबर है, और जो RHL है वो f(0) के बराबर है। सो दैट्स वाई इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। और आप इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूस है, और आपका जो मतलब LHL है, RHL है और F0 है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कंटिन्यूस काफ़ी अच्छे तरीके से है। तो आप लोग इसको लास्ट में ले सकते हैं, हैंस f इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगर आगे मूव करें तो आपके पास फिर से एक फंक्शन, अब थोड़े फंक्शंस की देखिए आप, स्टैंडर्ड अच्छा होता जा रहा है ना, तो ये हम लोग के लिए अच्छा है। एग्जाम्पल नंबर 4। सो एग्जाम्पल 4 क्या कह रहे हैं, शो दैट f(x) इज इक्वल्स टू x³ + 3 if x is not equals to 0 and 1 if x is equals to 0। सो बेसिकली आपकी x पे वैल्यू कितनी है, मतलब x बराबर 0 पे वैल्यू क्या है इसकी 1। तो हम लोग ये चेक करेंगे कि इसकी LHL और RHL पे जो आपका वैल्यू आने वाली है वो 1 के बराबर आने वाली है कि नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दैट f0 इज इक्वल्स टू 1। वाई 1 क्योंकि ये दिया हुआ है, जाहिर सी बात है दिया हुआ है, तो आपको ये एक बार मेंशन भी करना पड़ेगा कि ये दिया हुआ था, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है LHL। सो LHL कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। वेल आपको LHL भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन कर लेते हैं, काम करते हैं, चलो LHL कैलकुलेट कर लेते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस and x³ + 3। So if we put value of 0 it will become 0³ + 3 which is 3, okay। और उसके बाद हम लोग RHL कैलकुलेट करते हैं। RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x³ + 3, so it will become 0³ + 3 is equals to 3। तो आप लोग देख सकते हैं कि RHL इक्वल्स टू LHL आ रहा है, ठीक है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम दैट योर F0 इज नॉट इक्वल्स टू देम, F0 is not equals to them, so it is discontinuous at
so it is discontinuous at x इज इक्वल्स टू 0. ऑलराइट, तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 4. अब हम लोग किस पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर अगर दिया हो 5 विच इज गिवन. हाँ ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5. सो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के. और इसको हम लोग को ये हम लोगों का कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है, कांस्टेंट फंक्शन. और इसकी हम लोगों को चेक करनी है कंटिन्यूटी किस पे, हर जगह. ठीक है, हर जगह चेक करनी है. तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपना जो डेफिनेशन दिया था उसी के हिसाब से प्रोसीड करेंगे, है ना. तो लिमिट x टेंड्स टू c f of x, so we will put value of f of x, so it will become limit x tends to c k. now k is a constant, so आपको पता है कि कांस्टेंट में कुछ भी डालो तो उसका कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ता है ना. तो इसलिए ये एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे. तो ये के आ गई वैल्यू इसकी. तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि इसकी वैल्यू अगर इसके फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाती है तो ये कंटिन्यूस हो जाता है. तो आप लोग क्या लिखेंगे, सिंस लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ के, एफ ऑफ c, so it is a hence it is continuous at all point. all right, तो ये हो गया. अब इसके बाद हम लोग अगर देखें तो अच्छा एक चीज़ और आप लोगों को इसमें मैं बता दूं, अगर आप कांस्टेंट का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा आता है, ये आता है. आप कोई भी कांस्टेंट का ग्राफ बना के देख लीजिए, आपका यही आएगा. ठीक है, तो आपको ग्राफ से भी पता चल गया कि ये कंटिन्यूस रहेगा हमेशा. ठीक है, कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग ऐसे चेक कर सकते हो, उसका ग्राफ बना और अगर वो कहीं पे मतलब डिसकंटिन्यूस आएगा तो आपको अपने आप ही दिख जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो वो भी आपको अपने आप ही दिख जाएगा. अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 पे. तो एग्जाम्पल नंबर 6 बेसिकली क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 6 ये बोल रहा है कि प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर. सो आप लोगों को बेसिकली क्या बताना है कि ये जो आपका फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, इसको मतलब आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं. तो ये आपका हर मतलब एवरी रियल नंबर पे आपका ये कंटिन्यूस है. ठीक है, कहाँ का कंटिन्यूस है, एवरी रियल नंबर. सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार ग्राफ बना के देख लेते हैं. तो आप देखेंगे कि एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये अपना कंटिन्यूस दिख रहा है हम लोगों को, है ना. कहीं भी आपको कहीं टूटा फूटा दिख रहा है, नहीं ना. तो ये कंटिन्यूस होगा हर जगह. तो ये तो हुई ग्राफिकल मेथड, बट बोर्ड में आपको ग्राफिकल मेथड यूज़ नहीं करना है. ये सिर्फ आपके लिए है कि आप इससे चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, है ना. तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव करते हैं. प्रूव कैसे करना है, वही डेफिनेशन का यूज़ करके. ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स इज इक्वल्स टू सी. ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू सी. तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि x की वैल्यू अगर हम लोग मतलब x में अगर लिमिट x टेंड्स टू c डालते हैं तो डायरेक्ट वो c की वैल्यू आ जाएगी. अब अगर आप लोग f ऑफ c कैलकुलेट करें तो ये भी आपकी c ही आ रही है. सो हम लोग अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ c. सो हेंस it is a
कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोगों की आगे अगर हम लोग देखा जाए तो सो बेसिकली हम लोग अब डेफिनेशन 2 पढ़ने वाले हैं, और डेफिनेशन 2 जो है वो आपका एलोबरेशन है किसका, डेफिनेशन 1 का, है ना। एक तरह से उसको उसका जो रेंज है और बढ़ा दिया गया है। उसमें क्या था कि आपको सिर्फ एफ ऑफ सी पे कैलकुलेट करना था, है ना, लेकिन इसमें आपका थोड़ा रेंज जो है वो बढ़ा दिया गया है। सो डेफिनेशन अगर आप देखें 2 को, डेफिनेशन 2, हम लोग को छोड़ के कुछ नहीं चलना है, ठीक है, गलतियां नहीं करना है। क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि बच्चे ने एक छोड़ दिया था, मतलब मेरा ही एक दोस्त था, उसने एक क्वेश्चन मतलब एक असल में प्रोसेस छोड़ दिया था, जैसे प्रूफ करते ना किसी फार्मूला को, उसको छोड़ दिया था, तो उसके बोर्ड एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आ गया था। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। और उसके पता 95 आए थे आई थिंक। तो अगर आप सोच लो अगर वो करके जाता तो 4 नंबर का तो क्वेश्चन आया ही था, तो उसके कितने हो जाते 99, और एक आध गलतियाँ तो वो तो होती रहती हैं, नहीं तो 100 तो वो मार ही देता। तो इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे 1-2 नंबर से ही आप लोगों का कट ऑफ वगैरह भी छूट जाता है, कई बार ऐसा होता है। तो आप लोगों को ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। अब ज्ञान बहुत हो गया, डेफिनेशन 2 पे चलते हैं। अ रियल फंक्शन, रियल फंक्शन f is said to be continuous if it is continuous at every point in the domain of f। तो क्या कह रहा है ये कि अ रियल फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f। तो एक रियल फंक्शन f है, उसको कंटिन्यूअस हम लोग कब कह सकते हैं, जब उसको मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही नहीं बल्कि हर पॉइंट पे जो कि उसके डोमेन में है वो उस पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब जाके चैन मिलेगा, है ना। जैसे अगर किसी का डोमेन है आपका 1 से लेकर 3 तक, तो सिर्फ 2 पे कंटिन्यूस होने से आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो फंक्शन जो है आपका हमेशा कंटिन्यूस रहेगा या कंटिन्यूस फंक्शन है। वो आपका आपका भले मतलब 2 पे वो कंटिन्यूस हो गया, पर 1 और 3 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस। तो आप लोग नहीं कह सकते कि वो कंटिन्यूस है ना। तो ये बात है। तो हम लोग चलते हैं, थोड़ा इसमें आपको बताया गया है कि तो हम लोग अगर देखें, सो लेट्स चेंज द पेज। तो अगर हम लोग देखा जाए, हम लोग एक फंक्शन है, मान लो एफ एक्स है, वो किसके से मतलब उसकी रेंज क्या है, डोमेन क्या है उसकी, डोमेन उसकी है ए और बी के बीच में, ठीक है। ए और बी के बीच में वो फंक्शन वेरी करता है। ऐसे एक काम करो, ऐसे देखो, ये ए है ये बी है, ठीक है, इनके बीच में ही वो रहता है। तो ये कुछ इस प्रकार ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि वो जो फंक्शन होना चाहिए वो कंटिन्यूस होना चाहिए, कहाँ से, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, तो ये एफ ए के बराबर होना चाहिए, और लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस एफ एक्स और एफ बी के बराबर ये होना चाहिए। अच्छा, आप बोलेंगे कि इसमें हम लोगों ने ए माइनस और बी माइनस और यहाँ पे बी प्लस क्यों नहीं यूज़ किया। सो हम लोगों ने इसको यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि ए माइनस का मतलब है ए के थोड़ा पीछे जाना, और ए के थोड़ा पीछे जाने पे तो फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके कंटिन्यूस होने की बात ही कहाँ से आ रही है। या बी प्लस पे भी एक फंक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसके कंटिन्यूस होने की बात कहाँ से आ गई, है ना। तो इसलिए हम लोगों ने ए माइनस और बी प्लस यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर ही पे कंटिन्यूस होना चाहिए, यहाँ 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 करके आपका पूरा मतलब बीच में कंटिन्यूस होना ही चाहिए। कहीं भी अगर डिसकंटिन्यूटी आई तो मतलब वो नहीं होगा कंटिन्यूस। सो
एग्जाम्पल नंबर 7 देखा जाए। एग्जाम्पल सबसे अच्छे तरीके हैं कि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के। आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद उसके एग्जाम्पल लगा लीजिए, ख़त्म, वो टॉपिक आपको आ जाएगा। सो इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो हम लोग पहले भी इसको प्रूव कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं हम लोग। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। अब इसको कंटिन्यूस बोला है ना, कि ये पूरी तरह कंटिन्यूस है कि नहीं, जीरो जीरो की कोई जिक्र ही नहीं हुआ इसमें। तो आपको एक बात पता है कि ये जो फंक्शन है ये हर जगह कंटिन्यूस होता है, बस इसका जो नेचर है, जो इसका नटखटपना है, वो आपका ज़ीरो पे ही दिखता है। नेचर इसका कभी माइनस में चला जाता है, कभी प्लस में चला जाता है ना। तो उस पर हम लोगों को चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, डेफिनेशन के हिसाब से इसको पहले प्रोसीड करते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से प्रोसीड करते हैं। सो हम लोग पहले इसको फंक्शन को इलेबोरेट करके लिख लेते हैं। माइनस एक्स इफ़ एक्स क्या है, लेस देन ज़ीरो, और प्लस एक्स होगा कब, जब एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, ये तो हम लोगों ने इसको एलोबरेट करके लिख लिया। तो अगर जैसे मान लो, तो इसके दो केस होंगे। सबसे पहला केस होगा कि अगर हम लोग इसमें नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हैं, और दूसरा केस होगा अगर हम लोग इसमें पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं। वैसे हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 3 में इसको चेक मतलब कर ही लिया था पहले ही कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है कि नहीं, पर अब हम लोग इसको थोड़ा और मतलब अच्छे से इसको समझ लेते हैं कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं सी क्या है इसमें, सी लेस देन ज़ीरो होगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर ले रहे हैं। तो हम लोग इसको अगर पुट करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी ऑफ एफ एक्स, तो अगर आपको पता है कि ये जो नंबर है वो क्या है आपका नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स। और इसकी वजह से अगर आप इसमें वैल्यू पुट करें, क्योंकि नेगेटिव नंबर के लिए हम लोग माइनस एक्स यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस सी। ठीक है, और अगर आप एफ ऑफ सी देखें तो ये भी आपका माइनस सी आएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका नंबर है वो नेगेटिव है, इस वजह से जब नेगेटिव नेगेटिव मिलेंगे तभी तो पॉजिटिव बने। मॉड का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को पॉजिटिव कर देना, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव पहले से हम लोग लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का आता है कि अगर सी जो है वो पॉजिटिव नंबर हुआ, ठीक है, सी अगर पॉजिटिव नंबर हुआ तो एफ सी की वैल्यू आपकी कितनी होगी, सी पॉजिटिव सी है ना। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी आपकी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो आपको अब दिख रहा होगा कि चाहे हम लोग नेगेटिव साइड जाएं या पॉजिटिव साइड जाएं, आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ सी के बराबर है। यहाँ पे एफ एक्स लिख दो, एफ ऑफ सी के बराबर है, तो इसलिए ये कंटिन्यूस होगा कहाँ पे, हर जगह। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पर। एग्जाम्पल नंबर 8, तो एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसकी हम लोगों को कंटिन्यूटी चेक करनी है हर जगह, है ना, हर जगह हम लोगों को इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हम लोग को एक बात तो पता है कि ये जो क्यूबिक फंक्शंस होते हैं वो हर रियल नंबर पे डिफाइंड होते हैं ना, क्योंकि ये ऊपर से मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आपका ये जाता है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको लिख लेते हैं लिमिट। अब आपको एक बात तो पता होगी कि ये हर जगह अगर डिफाइंड है तो आपकी एफ सी की वैल्यू कितनी आएगी, एफ सी की वैल्यू कितनी आएगी, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर एंड माइनस 1। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आएगी। अब इसके बाद अगर आप देखें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी ऑफ एफ एक्स है। ठीक है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स क्यूब प्लस एक्स टेंड्स टू सी, हम लोग यही करते थे ना डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग। तो इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू सी हम लोगों ने लगाया अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आपको पता है कि इसकी डोमेन हर जगह है, पूरा रियल नंबर इसका है ना। तो हम लोग डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो सी क्यूब
प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये और ये वैल्यू दोनों सेम आ रही है ना। तो इसलिए लिमिट x टेंड्स टू c f of x is equals to f of c. So hence it is continuous at every real number. So इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9। So discuss the continuity of function f defined by fx is equals to 1 upon x। ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी हम लोग को चेक करनी है। तो इसको अगर हम लोग करें, एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी है, एफ एक्स दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स और लिमिट। अब इसके बाद हम लोग को 1 अपॉन एक्स को देखना है कि ये कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूस है। तो सो बेसिकली हम लोग मतलब जो हम लोगों का पहला डेफिनेशन है उसी के हिसाब से हम लोग इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन सी। तो ये आ गई आपकी लिमिट वाली वैल्यू। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी फंक्शनल वैल्यू निकालनी है। तो एफ ऑफ सी डालते हैं हम लोग, तो वो तो अपने आप ही 1 अपॉन सी आ गई। अगर आपका जो है सी नॉन ज़ीरो हुआ तब, है ना, क्योंकि सी अगर आपका ज़ीरो हुआ तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ये इन्फिनिटी पहुंच जाता है, तो वो तो करना नहीं। तो ये हो गया। और अगर आप कहेंगे कि अगर आप c को ज़ीरो नहीं करेंगे तभी कंटिन्यूटी कहाँ से हम लोग पता करेंगे, तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि इसका डोमेन में ज़ीरो नहीं आता है। आप ऊपर देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है वेयर x कैन नॉट बी ज़ीरो। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्या, एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10। सो एग्जाम्पल नंबर 10 को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, LHL और RHL वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेंगे। ज़्यादा माथापच्ची हम लोगों को नहीं करनी। ठीक है, तो एक सेकेंड रुको। क्या लिखा हुआ है हम लोगों के पास, एफ एक्स लिखा हुआ है x प्लस 2 इफ़ x इज़ लेस देन x इज़ लेस देन इक्वल्स टू, और माइनस कब होगा, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, LHL कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले LHL। सो व्हाट इज LHL, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1। माइनस का मतलब क्या है, जो आपका 1 है उसके जस्ट इधर, इधर बस जरा सा बगल में आपको कैलकुलेट करना है। मतलब ऑलमोस्ट 1 है पर 1 नहीं है, 1 से जस्ट लेफ्ट में। तो इसमें हम लोग x प्लस 2 का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें वन की वैल्यू डालेंगे तो 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे RHL। RHL क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। अब 1 प्लस पे क्या है, x अगर 1 से बड़ा है तो क्या होगा, x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2 हो गया। तो अब आप इसमें अगर 1 डालेंगे तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, विच इज़ माइनस 1। सो पहले हम लोग को पता चल गया कि LHL इज़ नॉट इक्वल्स टू RHL। पर आपको एक बात और पता होगी कि इसकी जो f ऑफ 1 की वैल्यू है, f ऑफ 1 की वैल्यू वो आपकी 3 आएगी। क्यों, क्योंकि लेस देन और इक्वल्स टू में तो इक्वल्स टू आ रहा है, तो उसमें आप अगर 1 डालेंगे तो उसकी वैल्यू 3 आएगी। बट LHL इज़ नॉट इक्वल्स टू RHL की वजह से ये आपका डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, डिसकंटिन्यूस। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कौन से, किस पे, एग्जाम्पल नंबर 11 पे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11। सो एग्जाम्पल नंबर 11 वेयर इट इज़, ओ हियर। तो अब हम लोग के पास एक नया तरह का, अगर आप देखें तो ग्राफ बनने वाला है। ग्राफ का अभी मैं ज़्यादा बना नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको ग्राफ की ज़रूरत अभी है नहीं, लेकिन ग्राफ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और ग्राफ बना लोगे ना तो थोड़ा आपको व्यू मिल जाएगा कि ये ग्राफ है कैसा। ठीक है, तो x प्लस 2 कब है, जब x आपका लेस देन 1 है ना। और x 0 कब है, जब आपका x इज इक्वल्स टू 1 है। और x माइनस 2 कब है,
जब आपका x इज़ ग्रेटर देन 0। सो हम लोगों को पहले ही पता है कि इसका LHL और RHL और आपका F1 भी इक्वल नहीं होगा, वो हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर, है ना। वो आप लोग अपने से कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि मैं बार बार थोड़ा ना करूँगा अब, है ना। हम लोग इसका ग्राफ पे ध्यान देते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका, सबसे पहले ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो इसको O दे देते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, ठीक है, 4, ये ऊपर वाले को दे देते हैं 1, इसको देते हैं 2, ठीक है, और इधर पे हम लोग दे देते हैं 1, माइनस का 2, माइनस का 3। सो इफ़ यू सी, अगर आप देखें इधर पे भी हम लोग -1, -2, -3, ठीक है, और ऊपर भी 1, 2। तो अगर आप देखें तो हम लोग इसको सबसे पहले बनाते हैं 1 से कम पे। तो 1 से कम पे क्या हो रहा है, 1 से कम पे आपका x+2 का ग्राफ बनेगा। x+2 का ग्राफ अगर आप बनाएं तो ये कुछ इस प्रकार बनने वाला है। अगर x+2 का 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, 2 हो गया। और f(1) पे तो आपका 3 हो रहा है, तो ये थोड़ा और ऊपर हो जाएगा। तो f(1) पे तो 3 हो रहा है, पर ये =2 नहीं है, क्योंकि इसलिए हम लोगों ने इसको जो है गोला बनाया हुआ है, ना कि डार्क डॉट बनाया है, ठीक है। और आपका अगर आप f(x) को 0 करते हैं तो 0 = x+2, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है, =x। तो आप इसको इधर पे लगा सकते हैं। तो अगर आप इस पे एक स्ट्रेट लाइन खींचे तो ये कुछ इस प्रकार बनने वाला है। 1 पे इसको मतलब आप कह सकते हो कि एक तरह से पूरी तरह मार्क हम लोग नहीं कर सकते। अब इसके बाद आपका अगर x बराबर 1 हुआ तब क्या वैल्यू होगी, तब 0 होगी। तो यहाँ पे आपको एक डार्क डॉट बना लेना है, ठीक है, यहाँ पे एक डार्क डॉट बना लिया। अब इसके बाद आपका आता है कि x बराबर वो जब आपका 1 से बड़ा होगा तो x-2 का ग्राफ कैसे बनाए। तो x-2 का पहली बात तो -2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये -2 हो गया, यहाँ पे आप बड़ा सा एक गोला बना लेना। x बराबर -2, एक सेकेंड रुकना। अच्छा 1 डालना है ना इसमें, सॉरी। तो ये आपका आ जाएगा 1 डालना है, तो आपका यहाँ आ जाएगा कुछ इस प्रकार। और अगर आप इसमें देखें तो अगर 0 डालें तो ये आपका ग्राफ कुछ कुल मिला के इस तरह से कुछ बनने वाला है। -2 आएगा, लेकिन अगर स्ट्रेट जाया जाए तो वो ऐसा आने वाला है। तो इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हो। और आपको सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पे कितना बड़ा डिसकंटिन्यूटी है। ये देखो, यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है, तो इस तरह से ये अलग अलग है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पे, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज 5.1 पे आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे इस तरह से, तो आप लोगों को उसकी चिंता नहीं करना है, पर एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल नंबर 12 अगर देखा जाए, एग्जाम्पल नंबर 12, सो इट इज़ गिवन f(x) = x+2 if x is less than 0 minus x+2 if x is greater than 0, ठीक है। तो अब अगर आप लोग देखें तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं LHL और RHL के लिए, ठीक है। LHL क्या हो जाएगा, x+2 लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो ये हो जाएगा x+2 हम लोग को इसमें डालना है, तो ये हो जाएगा 0+2 विच इज़ 2। इसके बाद हम लोग RHL डालेंगे, तो =2 आ जाएगा, =2 आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो x -x+2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0+2, है ना। तो भले माइनस हो तो माइनस में 0 का क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो ये हो जाएगा 2। सो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये आपका LHL = RHL है। तो क्या हम लोगों को इसको घोषित कर देना चाहिए कंटिन्यूस,
नहीं, अभी नहीं कर सकते। अभी हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ सी। सो बेसिकली आप लोग एफ ऑफ सी यानी एफ ऑफ ज़ीरो को कैलकुलेट इसमें कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको गिवन ही नहीं दिया, ये आपके डोमेन में ही नहीं है। तो अगर आप देखें ये आपके डोमेन में क्यों नहीं है, तो ऊपर भी ना इक्वल टू लगा है, नीचे भी इक्वल टू नहीं लगा है। और अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार बनने वाला है। ये इधर पे ऐसा आएगा, मतलब ओपन गोला, और उसके बाद कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। तो यानी कि ये मतलब आपके डोमेन में ही नहीं, तो आप कर क्या सकते हो उसके लिए, है ना। तो इसलिए ये पूरी तरह मतलब कंटिन्यूस तो आई थिंक होगा ये। रुक जाओ एक सेकंड, मतलब इसका ग्राफ मैंने सही बनाया, हाँ सही बनाया। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके डोमेन में अगर आपका f0 कैलकुलेट नहीं हो सकता तो इसमें आपकी गलती थोड़ी ना है। अगर आपके डोमेन में नहीं तो आप f0 कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, पर LHL और RHL इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस होगा अपने डोमेन में। हर जगह नहीं हो सकता, क्योंकि डोमेन के बाहर फंक्शन अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही, और इसी पर्पस के लिए ये एग्जांपल दिया भी था कि अगर बाय चांस वो डोमेन में नहीं है तो आप क्या करोगे। तो हम लोगों को ये करना है कि हेंस इट इज़ कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, है ना, दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, तो अब हम लोग करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 30, एक सेकेंड पेजेस को थोड़ा अरेंज कर लूँ। हाँ, तो इसमें क्या दिया हुआ है, हम लोगों के पास ग्राफ दिए हुए हैं, मतलब ग्राफ मतलब आपके पास दो फंक्शंस दिए हुए हैं। तो फंक्शंस क्या दिए हुए हैं, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x स्क्वायर इफ़ x इज़ लेस देन 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को पता है एक्स स्क्वायर का भी ग्राफ और x का भी ग्राफ। तो अगर x बड़ा होता है किससे, 0 से, तो आपको पता है x का ग्राफ कैसा जाता है, एक स्ट्रेट लाइन जाता है ना। और आपको एक्स स्क्वायर का भी ग्राफ पता है, वो ऐसा होता है, याद है। तो ये भी जब 0 से कम होगा तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। सो एज यू कैन सी देयर इज़ नो डिसकंटिन्यूटी है, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। पर ये तो अपना दिमाग में चल रहा है ना, ये हम लोग का अप्लाई नहीं होता है बोर्ड में इस तरह से करना। तो हम लोग को इसको बिल्कुल प्रॉपर वे में इसको करना होगा। सो हम लोग करेंगे लिमिट x टेंड्स, LHL कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। तो x टेंड्स टू 0 माइनस अगर करा जाए, एक सेकंड रुकना जरा, जी शोर बहुत। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका क्या, अब 0 से कम में तो एक्स स्क्वायर है तो इसको इधर लिख लेंगे। तो आपको ये भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि मतलब कभी कभी क्या देता है आपका फ्लो ऐसा बन जाता है कि ऊपर सिर्फ लेस देन में होगा, नीचे ग्रेटर देन में होगा। ये उनके ऊपर है कि ऊपर नीचे कब देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इसको वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 आने वाला है। अब हम लोग क्या करते हैं, RHL कैलकुलेट करते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो ये हो जाएगा आपका x में अगर आप 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 0। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, एफ ऑफ ज़ीरो अगर आप कैलकुलेट करें तो 0 के बराबर में x है ना। अगर x बराबर 0 होता है तो उसका फंक्शन की वैल्यू 0 आने वाली है, तो ये आपका हो जाएगा 0। सो एज यू कैन सी LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, और डोमेन इसकी हर जगह है वैसे तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोगों के पास आता है एग्जाम्पल नंबर 14। तो 14 क्या बोल रहा है कि शो दैट एवरी पॉलिनोमियल इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, मतलब सारे के सारे पॉलिनोमियल क्या होते हैं, वो कंटिन्यूस होते हैं। तो वैसे तो ये हम लोगों को पता ही है, और आप लोग इसको अगर देखेंगे उसमें एग्जाम्पल में सोल्यूशन, तो वही आपको करना है ओल्ड मेथड। इसमें ज़्यादा कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू c डालना px में और pc लिख देना उसको, बस ख़त्म, उधर ही पे ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, अब एग्जांपल नंबर 15 देखा जाए तो एग्जांपल नंबर 15 में लिखा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसमें आया है एक वर्ड। सो आप लोगों को मुझे लगता है कि ये चीज़ पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। सो बेसिकली ये क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी मतलब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू हुई, जैसे 2.99
तो ये क्या करता है, अपने लेफ्ट मोस्ट जो आपका इंटीजर होता है ना उसके पास इसको खिसका देता है। तो जैसे अगर ये 2.99 है तो इसके लेफ्ट मोस्ट में कौन होगा, जैसे ये 2 है, ये 3 है और 2.99 कहाँ होगा, यहाँ पे। तो ये क्या करता है, इसकी वैल्यू यहाँ पे कर देता है, यानी कि 2 पे। लेफ्ट मोस्ट क्या है 2, तो ये आपका आ जाएगा 2। अगर देखा जाए तो 2.1, तो ये क्या हो जाएगा, 2.1 की वैल्यू हो जाएगी 2, अगर ये किसके अंदर है, आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। अगर जैसे कि अगर हम लोग देखें, अगर ये हो जाता है -0.99, तो आप बताएंगे ये क्या होने वाला है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी, आप लोग ये देखें, ये 0 है, ये 1 है, तो -0.99 क्या होगा, ये, तो ये क्या आ जाएगा -1, ठीक है। अगर आप देखें कि ये 1.1 माइनस में है, तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे बनाया तो ये 1 हो गया, और 1.1 कहाँ होगा, कुछ इस तरफ होगा कि नहीं, आपको नेगेटिव में कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। अगर ये -1 है तो आपका -1.1 यहाँ होगा और ये -2 होगा, तो ये लेफ्ट मोस्ट में जाएगा, तो इधर पे आ जाएगा आपका -2 इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू -2। तो इस तरह से ये काम करता है, जस्ट क्या करता है, उसके लेफ्ट मोस्ट साइड में इसको पहुंचा देता है, अगर थोड़ा सा फ्रैक्शन है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि 2 का अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लें तो क्या होगा, तो इसकी वैल्यू आने वाली है कितनी, 1, है ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 1 नहीं आएगी, इसकी वैल्यू 2 ही आएगी। क्यों, क्योंकि जब आप किसी इंटीजर पे रहते हो तब ये इसकी आपकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, पर अगर आप इंटीजर से ज़रा सा भी इधर से उधर हुए, बस आपकी वैल्यू चेंज, अगर आगे को हुए तो वापस, मतलब अगर जैसे ये 2 है, अगर थोड़ा सा आगे इससे हुए तो ये आपको 2 पे लाके घसीट के रख देगा, और अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट गए तो ये आपको सीधा 1 पे ला देगा, ठीक है, ऐसा होता है। बस ये लेफ्ट मोस्ट, मतलब जो सबसे नियरेस्ट लेफ्ट वाला जो इंटीजर है, ये आपको उसके पास ले आ देता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसकी कंटिन्यूटी, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को ग्राफ से ही पता चलेगी, मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैंने आपसे कहा था ना कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिर्फ ग्राफ से ही हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ कैसा होता है मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोग पहले नाम लिख देते हैं इसमें, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया -1, ये हो गया -2 और ये हो गया -3, ठीक है। तो जैसे अगर आपका कोई भी वैल्यू 1 के पास है, मतलब जैसे 1 से थोड़ा सा कम है, यहाँ पे है, इधर से इधर पे थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका सीधी वैल्यू क्या ले आ देगा 0 पे, ठीक है, 0 पे ले आ देगा, यहाँ पे बड़ा सा वो है। अगर आपकी वैल्यू 2 के थोड़ा सा इस तरफ को हुई, थोड़ा सा भी, तो ये आपका कहाँ ले आ देगा, इधर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये, और यहाँ पे आपका पॉइंट तो लगेगा ही नहीं, पॉइंट नहीं लगेगा, शायद पॉइंट नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपका 3 से थोड़ा सा भी कम है तो ये आपका कहाँ पे ले आ देगा, सीधा 2 पे, ठीक है, 2 पे वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि डार्क डॉट और लाइट डॉट है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब 3 से ज़रा सा भी कम हो रहा है तो यहाँ पे वैल्यू नहीं हो रही, उससे कम हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे आप उसकी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह होता है। और ग्राफ देखे जाए तो ये होता है कुछ ऐसा, और फिर देखा जाए तो ये कुछ होता है ऐसा, और देखा जाए तो ये कुछ होता है इस तरह से। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, ठीक है। सो बेसिकली आप देख रहे हो कि ये हर जो आपका इंटीजर वाला पॉइंट है वहाँ पे आपका डिसकंटिन्यूटी आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर, है ना, हर इंटीजर पे ये आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आपका आ रहा है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। सो इसमें दिया हुआ है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में। सो बेसिकली आप लोग ऐसी चीज़ें पढ़ भी चुके होंगे। तो इसमें ये बोल रहा है जैसे आपके पास f और g है ना, आपके पास f और g है,
ये दो फंक्शंस हैं आपके पास, और ये कंटिन्यूस कहाँ पे हैं, ये रियल नंबर C पर कंटिन्यूस है दोनों। तो क्या होता है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि आपका f प्लस जी जो होगा वो आपका कंटिन्यूस कहाँ पे होगा, C पर। अगर आपका f माइनस जी है तो वो भी कंटिन्यूस कहाँ होगा, C पर। अगर आपका f इंटू जी है तो वो भी कंटिन्यूस कहाँ होगा, C पर। अगर आपका f डिवाइडेड बाय जी है तो ये आपका कंटिन्यूस कहाँ होगा, C पर इसमें एक कंडीशन है थोड़ी सी, वो है GC जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो मतलब थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है ना। तो ये हो गया। अच्छा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, जैसे आपसे कह देंगे कि ये f और g क्या है आपका कंटिन्यूस है, और अब आप बताइए कि f प्लस जी कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, या इसकी प्रूव करिए इसको कंटिन्यूस है कि नहीं। तो आप बोल सकते हैं कि बाय थ्योरम से हम लोग ये कह सकते हैं, थ्योरम 1 से, कि ये आपका कंटिन्यूस होगा, क्योंकि आपका f और g जो है अलग अलग कंटिन्यूस है, तो नीचे वाला भी मतलब जो आपका f प्लस जी होगा या f माइनस जी होगा, f इंटू जी होगा या f बाई जी होगा, ये भी कंटिन्यूस ही होगा, है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं और देखें ये कहाँ तक है। ठीक है, थ्योरम नंबर 2 भी पढ़ लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद इसके एग्जांपल हम लोग करते हैं थोड़े। ठीक है, तो इसमें लिखा है थ्योरम 2 में। अच्छा, थ्योरम 1 में लिख देता हूँ एक बार ताकि आप लोग थोड़ा सा कॉपियों में नोट कर लेना। थ्योरम 1, थ्योरम 1 क्या है, सपोज f and g are two real functions continuous at a real number C, then f plus g क्या होगा, is continuous at x is equals to C, f minus g is equals to or is continuous to x is equals to C, and f into g is also continuous at x is equals to C, and f divided by g is also continuous at x is equals to C provided C is not 0, or you can say g of C is not equals to 0. ऑलराइट, तो ये हम लोगों का स्टेटमेंट हो गया, तो ये आप लोग नोट कर लेना। और अब हम लोग थोड़ा इसको भी लिख लेते हैं थ्योरम 2 को। तो थ्योरम 2 लिखा, अगर हम लोग इसको लिखें थ्योरम 2, सो सपोज f and g are real valued functions such that fog या FOG is defined at C, or if G is continuous at C, and if F is continuous at GC, then FOG is also is continuous at C। ठीक है, थोड़ी राइटिंग अजीब है लेकिन आप लोग मुझे लगता है हैंडल कर लेंगे। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सी थ्योरम है, तो हम लोग एक बार और पढ़ते हैं इसको। सपोज
f and g are real valued function such that fog is defined at c and g is continuous at c if f is continuous at gc, है ना। तो fog भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा कब, c पर। तो fog और gof आपको मैं बता दूं, fog मतलब होता है कि f ऑफ जी एक्स, यानी जो आपका एफ एक्स फंक्शन है ना, तो उसमें x की जगह आपको क्या पुट करना है, g ऑफ x। तो अगर आप देखें एफ ओ जी को तो ये हो जाता है एफ ऑफ जी एक्स। आई गेस आप लोगों को ये बात पता होगी, है ना। तो ये बोल रहा है कि अगर ये जो रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये एफ ओ जी है, वो सी पे डिफाइंड है, और अगर आपका जी जो है वो सी, मतलब जो जी है वो सी पर आपका कंटिन्यूस है, और एफ जो है कंटिन्यूस कहाँ पे है, जी ऑफ सी पर। तो ऐसे आपका एफ ओ जी जो होगा कंटिन्यूस हो जाएगा किस पे, सी पर। उल्टा भी हो सकता है, अगर आपको जी ओ एफ कैलकुलेट करना है, मतलब जी ओ एफ के बारे में बोलना है, तो अगर आप कह सकते हैं कि एफ कंटिन्यूस अगर सी पर है और आपका एफ जो है वो जी जो है वो एफ सी पर आपका कंटिन्यूस है, तो आपका जी ओ एफ भी कंटिन्यूस होगा कहाँ पे, सी पर। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कोई चिंता नहीं है, हम लोग इसको अगली क्लास में समझ लेते हैं। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एज मच एज यू कैन, एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द बेल आइकन, एंड स्टे ट्यून, स्टे सेफ, एंड जय हिंद।